उस पुराने गांव के किनारे जहां घने पीपल के पेड़ अपनी काली शाखाएं आसमान की ओर फैलाते थे, एक हवेली खड़ी थी जिसकी टूटी खिड़कियों से रात को सिर्फ ठंडी हवा नहीं बल्कि किसी अनजाने डर की फुसफुसाहट भी महसूस होती थी। कहते हैं उस हवेली में अमावस्या की रात को कोई दीपक नहीं जलता, क्योंकि वहाँ जो रोशनी जलती है वो इंसानों की नहीं होती, किसी और की होती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते हैं, उस रात घर से बाहर मत निकलना, वरना तुम वापस लौटकर शायद इंसान ही ना रहो। वो अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं, बस काले बादलों का एक सागर जिसमें कहीं कहीं लाल चमक सी उठ रही थी। चारों ओर इतनी खामोशी थी कि अपने दिल की धड़कन भी कानों में गूंज रहे थे। हवेली के भीतर लंबे लंबे गलियारों में चिरकुट की गंध फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे धुंधले पड़ गए थे, लेकिन उनकी आंखें वो अब भी किसी को घूरती हुई लगती थी। अचानक एक कमरा खुला। उसके अंदर एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर सूखे फूल और राख बिखरी हुई थी। कोने में मिट्टी से भरा एक मटका रखा था, लेकिन उससे हल्की हल्की करहाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर कैद हो। नजदीक जाते ही मटके की सतह पर दरारें पड़ने लगी और उसके बीच से काले धुएं की पतली लकीर ऊपर उठी, जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थे, बस गहरी काली खो जिसमें झांकते ही ठंडी लपटों का एहसास होता था। वो आकृति दीवारों के साथ बहने लगी और हवा अचानक ठंडी बर्फ जैसी हो गई। गलियारे पर रखे एक पुराने झूले ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। बाहर पीपल के पेड़ से एक कौवा चीखा और उसी पल हवेली की सारी दरवाजे एक साथ बंद हो गए। चारों ओर सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में एक धीमी आवाज उभरने लगी, किसी के कदमों की, जो मिट्टी पर नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के भीतर गूंज रहे हों। फिर वो आकृति बोली, तुमने मुझे ढूंढा, अब लौट नहीं पाओगे। अचानक मटके के पास पड़ी राख हवा में उड़कर चारों ओर फैल गई और उसमें से एक पतली हड्डियों जैसी उंगलियां बाहर निकल आईं। वो हाथ दीवारों पर, छत पर और यहाँ तक कि जमीन से भी रेंगते हुए पास आने लगा। अचानक एक जोर की चीख हवेली में गूंजी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आंखें खुले तो बस एक टूटा मटका और राख का ढेर बचा था। लेकिन जो सबसे डरावना था वो ये कि हवेली की खिड़की में अब तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था और वो मुस्कुरा रहा था, बिना आंखों के। गांव वाले कहते हैं जो भी अमावस्या की रात उस हवेली में गया उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है और अगली अमावस्या को वो किसी और को बुलाने बाहर आता है। और इस बार हवेली के बाहर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उस रात के बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता, हवेली की टूटी खिड़कियों से हल्की हल्की लाल रोशनी बाहर आने लगती। कभी कभी उस रोशनी में किसी के साए दिखते हैं, लंबे, टेढ़े और इंसानों जैसे, लेकिन चाल ऐसी मानो हड्डियां चलमड़ाती हुई खिंच रही हो।
बच्चे अब खुले आंगन में खेलने से डरने लगे और बूढ़े भी दरवाजे पर दिया जलाकर मंत्र बुदबुदाते रहते हैं। एक रात बूढ़ा पंडित रामकिशन, जिसने अपनी जिंदगी में अनगिनत तांत्रिक विधाएं देखी थी, उसने ठान लिया कि वो हवेली का सच जानेगा। हाथ में एक पुरानी लोहे की त्रिशूल, गले में तुलसी की माला और एक पीतल का घंटा लेकर वो हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, हवा का बहाव रुक गया। चारों ओर इतना गहरा सन्नाटा था कि अपने पैरों की आहट भी उसे डराने लगी। हवेली के भीतर घुसते ही उसकी नज़र गलियारे में पड़ी एक आईने पर। आईना टूटा हुआ था, लेकिन हर टुकड़े में अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहा था। कहीं एक औरत अपने बाल खींच रहे थे, कहीं एक आदमी बिना सिर के दरवाजे पर खड़ा था और कहीं एक बच्चा फर्श पर रेंग रहा था, जिसकी पीठ पर गहरे पंजों के निशान थे। पंडित ने मुंह फेर लिया, लेकिन तभी घंटा अपने आप बजने लगा, जबकि उसके हाथ स्थिर थे। आवाज के साथ साथ दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट आने लगी। तू भी रह जाएगा, तेरी आत्मा हमें चाहिए। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन जितना तेज वो मंत्र बोलता, उतनी ही जोर से हवेली के अंदर का शोर बढ़ने लगा। अचानक अंधेरे से वही काली आकृति उभरी जो पिछली अमावस्या में देखी गई थी। इस बार उसके साथ और भी परछाइयां थी। हर एक के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान, बिना आंखों के। पंडित ने त्रिशूल उठाया, लेकिन जमीन से उभरते काले हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया। उसकी चीख हवेली में गूंज उठे और जैसे ही आवाज बंद हुई, हवेली फिर से सन्नाटे में डूब गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे के पास पंडित का घंटा और त्रिशूल देखा और खिड़की में अब एक नया चेहरा जुड़ चुका था, पंडित रामकिशन का। उसकी मुस्कान पहले जैसी थे और आंखें अब भी नहीं थे। गांव वाले सोचते थे कि हवेली का श्राप बस उसी जगह तक सीमित है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि असली डर तो अभी शुरू हुआ है। पंडित रामकिशन के गायब होने के बाद हर अमावस्या की रात सिर्फ हवेली नहीं, बल्कि पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं का पानी लाल हो जाता, घरों की छत पर रात को किसी के दौड़ने की आवाज आती और कभी कभी दरवाजों पर 3 गहरे पंजों के निशान पाए जाते हैं। उस अमावस्या गांव के बाहर जंगल की पगडंडी पर एक बैलगाड़ी लौट रही थी। अंधेरे में बैलगाड़ी के पीछे एक परछाई चुपचाप चल रही थी। ना इंसान ना जानवर, बस एक लंबा काला साया जो जमीन को छू भी नहीं पा रहा था। बैलगाड़ी वाला जैसे ही गांव के पास पहुंचा, उसने देखा पूरे गांव में कोई दिया नहीं जल रहा। हर घर का दरवाजा खुला था और अंदर गहरी खामोशी पसरे हुए थे। जब उसने हवेली की ओर देखा तो वहां अब लाल नहीं बल्कि काली धुंध पूरे आसमान तक फैली हुई थी। हवेली की खिड़कियों में अब ना जाने कितने चेहरे थे। आदमी, औरतें, बच्चे, सबके चेहरों पर वही अजीब मुस्कान और खाली गहरे गड्ढों जैसी आंखें। सबसे आगे पंडित रामकिशन खड़ा था। उसके हाथ में घंटा था, लेकिन वो अब मंत्र नहीं बल्कि किसी अज्ञात भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था।
अचानक हवेली का मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुला और अंदर से सैकड़ों परछाइयाँ बाहर निकल आईं। वो परछाइयाँ गांव के हर घर में फैल गईं और कुछ ही पलों में पूरे गांव में इंसानी आवाज़ें बंद हो गईं। हवा में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, हवेली की खिड़की से आती धीमी हंसी। सुबह जब पास के कस्बे के लोग गांव में आए तो उन्हें सिर्फ खाली घर और खुले दरवाजे मिले, लेकिन हर घर की दीवार पर कोयले से एक ही वाक्य लिखा था, अगली अमावस्या तुम्हारी बारी है। कहते हैं वो हवेली अब अकेली नहीं है। हर अमावस्या को उसकी परछाई किसी नए गांव की ओर बढ़ती है और अगला गांव कौन होगा ये तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सन 1953 की बात है। शहर के किनारे एक पुराना सरकारी अस्पताल खंडर बन चुका था। लोग कहते थे वहाँ कभी इलाज नहीं बल्कि मौत का कारोबार होता था। रात में वहाँ से अजीब अजीब चीखें, लोहे के जंजीरों की खटखटाहट और किसी के धीरे धीरे गलियारों में चलने की आवाज़ आती थी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग कसम खाकर कहते थे कि उस अस्पताल की इमारत में मरे हुए डॉक्टर और मरीज अब भी भटकते हैं। फिर भी 4 दोस्त अर्जुन, गोपाल, रामू और शंकर उस रहस्य को जानने की जिद में एक अमावस्या की रात वहां पहुंचे। अस्पताल का मेन दरवाज़ा जंग से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे धक्का दिया वो चड़मड़ाहट के साथ खुल गया, मानो खुद किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें भीतर आने को न्योता दिया हो। अंदर घुसते ही सीलन और सड़े हुए मांस की गंध नाक में भर गई। टूटे कांच की खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी अंदर गिर रहे थे, लेकिन गलियारों का अंधेरा निकलने को तैयार था। पहले गलियारे के आखिर में एक पुराना ऑपरेशन थिएटर था। दीवारों पर सूखा हुआ खून, जंग लगे औजार और टूटी पड़ी स्ट्रेचर अब भी मौजूद थे। अचानक शंकर ने एक पुराना मरीज का बिस्तर देखा जिस पर गद्दा आधा फटा था और उस पर ताज़ा खून के छींटे थे। उन्होंने सोचा शायद किसी जानवर का होगा, लेकिन तभी बिस्तर के नीचे से एक सफ़ेद हड्डी खिसक कर बाहर आई। जैसे जैसे वो आगे बढ़े हवा भारी और ठंडी होती गई। अचानक गोपाल ने बाईं तरफ के कमरे में झांका और चीख उठा। एक औरत खून से लथपथ डॉक्टर के कोट में ऑपरेशन टेबल पर किसी का पेट चीर रही थी। उसके हाथ में जंग लगा चाकू था और जैसे ही उसने ऊपर देखा उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो हंसी और उसकी आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंज गई। अर्जुन ने बाकी सबको भागने के लिए खींचा, लेकिन जिस गलियारे से वो आए थे वो अब गायब था। सामने लंबा अंधेरा रास्ता था जिसके दोनों ओर दरवाजे थे और हर दरवाजे से किसी के धीरे धीरे खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। डर के मारे सबका दिल तेज धड़क रहा था। वो एक कमरे में घुस गए जिसमें दर्जनों लोहे की अलमारियां थी और एक अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसमें से एक पुराना मरीज का रजिस्टर गिरा। रजिस्टर खोलते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसमें 4 नाम लिखे थे और चौथा नाम उनके ठीक सामने लिखा था।
अर्जुन, गोपाल, रामू, शंकर और तारीख आज की। उसी पल अलमारी के पीछे से दर्जनों कंकाल उनके चारों तरफ से घेरने लगे। अचानक कमरे की बत्ती झपकी और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रोशनी लौटी तो अस्पताल फिर से वैसा ही सुनसान था, जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। सिर्फ फर्श पर वो पुराना रजिस्टर पड़ा था, जिसमें उनके नाम अब लाल खून से लिखे थे। लोग कहते हैं उस रात के बाद चारों कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन कुछ राहगीरों ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के पास से गुजरते हैं तो अंदर से 4 लोगों की धीमी दर्द भरी चीखें अब भी सुनाई देती हैं और दरवाजे के पीछे से किसी के धीरे धीरे चलने की आहट आती है, जैसे कोई अगली शिकार की तलाश में हो। बरसों बीत गए, लेकिन वो अस्पताल अपनी खामोश दीवारों के पीछे जैसे कुछ छुपाए बैठा था। एक दिन नगर के 2 पुलिसकर्मी, इंस्पेक्टर रघुवीर और कांस्टेबल मुरारी, गुमशुदा लोगों की पुरानी फाइलों की जांच करते हुए उस अस्पताल तक पहुंच गए। अमावस्या की वही रात थी और हवा में अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। जैसे ही उन्होंने जंग लगे गेट को धक्का दिया, अंदर की हवा मानो फुसफुसाकर उनका स्वागत कर रहे थे। गलियारे में कदम रखते ही उन्हें दूर से एक स्ट्रेचर की पहियों की घिसटने की आवाज़ सुनाई दी, जबकि वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार पलक झपक रहे थे, मानो किसी ने उसकी बैटरी सोख ली हो। वो पुराने रिकॉर्ड रूम में पहुंचे, जहां लोहे की अलमारियों में मरीजों के रजिस्टर अब भी सड़ रहे थे। रघुवीर ने एक रजिस्टर खोला और उसमें ना जाने कितने सालों से दर्ज नामों के बीच एक ताज़ा पन्ना मिला, जिस पर उसके दोनों नाम लिखे थे और तारीख आज की थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी ने जंजीर डाल दी। अंधेरे में उन्हें पास आती हुई सांसों की आवाज़ सुनाई दी, भारी, धीमी और ठंडी। टॉर्च की आखिरी झिलमिलाहट में उन्होंने देखा वही काली आंखों, वही खून से सनी डॉक्टर, जिसकी नजरें सीधे उनकी आत्मा में उतर रहे थे। उसके पीछे सैकड़ों कंकाल थे, जिनके चेहरे इंसानी नहीं बल्कि मरीजों और डॉक्टरों के बीच का कोई भयानक मेल थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ इलाज के लिए आए हो या फिर मौत के लिए? उसके शब्दों के साथ ही चारों तरफ की दीवारें धड़कने लगी, मानो अस्पताल खुद एक जिंदा दानव हो जिसकी नसों में खून बह रहा हो। अचानक दोनों पुलिसकर्मी एक जोरदार चीख के साथ अंधेरे में खींच लिए गए। अगले दिन सुबह अस्पताल का गेट खुला मिला, लेकिन अंदर सिर्फ 2 नई लकड़ी की स्ट्रेचरें रखे थे, जिन पर सफ़ेद चादर से ढके 2 ताज़ा लाश थे। गांव वालों का कहना है अब उस अस्पताल के गलियारों में सिर्फ 4 दोस्तों की नहीं बल्कि 2 पुलिस कर्मियों को भी करहाने की आवाज़ आती है, और हर अमावस्या की रात वो खून से सनी डॉक्टर नए शिकार की तलाश में गलियारों में घूमती है। कहते हैं अगर कोई अस्पताल के मेन दरवाजे पर खड़े होकर 3 बार अपना नाम जोर से पुकार ले तो अंदर से जवाब ज़रूर आता है, लेकिन वो जवाब इंसान का नहीं होता। तो दोस्तों,
ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। सारे जरूरी सामान और खाने पीने की कुछ चीजें लेकर रमेश दूसरे शहर की ओर कार की स्टीयरिंग पर हाथ जमाए कुछ रोमांचित कर देने वाले गानों को सुनते हुए निकल पड़ा उस नई जगह जहां अभी अभी उसका तबादला हुआ था। रास्ते में गाड़ियों की तादाद और भीड़ भी काफी थे। शाम ढलकर रात होने जा रहे थे। रात में अकेले सफर तो कटेगा नहीं, इसलिए गुनगुनाते और अपने दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातें करते और आने की सूचना देते हुए हाईवे से होकर निकल रहा था। रात भर का सफर और वो भी अकेले जाना आसान नहीं होता। रास्तों में बियर कटक चुका था, पानी की बोतल भी खाली हो चुकी थी, प्यास लगी थी जोरों की। हाईवे पार होने का इंतजार था। रात भी काफी हो चुकी थी। कॉन्फ्रेंस कॉल में बातें खत्म हुई। अब हाईवे के ओवरब्रिज से नीचे आकर बाएं हाथ से होकर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ा। सुनसान झाड़ियों वाले रास्ते पर कार चले जा रहे थे। काले घने अंधेरे को कार की लाइटों से निकलती रोशनी चीरते हुए अपना रास्ता बना रहे थे। काफी रात हो चुकी थी। रास्ते पर ना तो कोई घर था और ना ही कोई तालाब। अरे यार, पानी भी खत्म हो गया, अब क्या करूं? कहता हुआ बियर के बोतल को छूने लगा, पर वो भी खाली सी महसूस होने लगी। 2 बजे का समय था और रास्ता भी अकेले काटना मुश्किल। साथ ही साथ मोबाइल्स के सिग्नल भी डेड हो चुके थे। जाना था शहर से 210 किलोमीटर दूर। आधे से ज्यादा रास्ता तो निकल चुका, पर भूखे प्यासे शरीर कब तक साथ दे, ये सब सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी बहुत देर बाद एक ढाबा दिखाई दिया। चलो कुछ तो मिला, कहते हुए उसने कार वहां जाकर रोका और निकलकर ढाबे में रखे चौपाई पर जाकर बैठ गया। काफी लंबा रास्ता अभी भी बचा है, करीब 50 किलोमीटर, पर थोड़ा आराम तो मिला। ये बातें सोचते हुए अपने चेहरे को रुमाल से पोंछ ही रहा था कि तभी महसूस हुआ कि कोई उसके हाथों को छू रहा है। तुरंत चेहरे से रुमाल हटाकर सामने देखा। एक जवान लड़का करीब 20 साल का उससे पूछ रहा था, क्या चाहिए साहब? देखने में थोड़ा सांवला सा था, पर उसकी वेशभूषा बहुत ही पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे कि अब उन कपड़ों का ट्रेंड नहीं रहा हो। जा, एक गिलास पानी, ठंडी बियर और साथ में तंदूरी कबाब लाना। सारी बातों की बिल्कुल उपेक्षा करते हुए रमेश ने खाने का ऑर्डर दे दिया। आखिर भूख लगने पर कुछ भी सोचता कहाँ है किसी को। उस लड़के के जाने के बाद रमेश गौर से ढाबे को देखने लगा। अच्छा सुंदर सजा हुआ था। चारों तरफ लाइटों के अंदर आग जैसी रोशनी जलती दिखी। चारों तरफ नजर घुमाने पर बिजली के सारे उपकरणों में भी ऐसा ही महसूस हुआ। सामने बैठा एक शख्स चेहरे पर टॉवल डालकर बैठा था। हाथों को चौपाई पर टिकाकर उसके दोनों पैर हिल रहे थे और टॉवल से ढका हुआ सिर वो घुमा रहा था धीरे धीरे। अजीब ही समय था। रात का अंधेरा, सुनसान रास्ते और झाड़ियों के बीच से होकर निकलना कोई मामूली बात नहीं थी। अचानक दूर एक आदमी पर नजर पड़ी, जो एक छोटी सी टपली हाथों में लिए आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। ढाबे वाले लड़के ने सारे खाने पीने की व्यवस्था करने के बाद रमेश के सामने रखी और जाने लगा। सुन छोटू, रमेश ने आवाज लगाई। हाँ भैया बोलिए। थोड़ा सा खाना सामने बैठे भिखारी को भी दे दे मेरी तरफ से। कहाँ है भिखारी?
अरे सामने वो जो डपली लेकर बैठा है, वहाँ वहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा भैया। अरे उधर नीचे देख। बोलते हुए रमेश ने सिर घुमाया और आंखें फटी की फटी रह गई। कोई नहीं था वहां पर, खाली रास्ते के बीच। अच्छा छोड़, कहीं चला गया हो गया। और कुछ लाऊं साहब? नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो बोलता हूँ। जैसे ही जलपान लेने की तैयारी करके पहला निवाला लेने ही वाला था कि सामने बैठे व्यक्ति के पैर जले हुए और फूटते हुए फोड़े दिखने लगे, जो कि अब तक तो बिल्कुल ठीक थे। हाथों में काले लकीरें दिख रहे थे और गड्ढे भी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भूख प्यास और अब डर परेशान करने लगा। छोटू, छोटू, रमेश ने आवाज लगाई। क्या हुआ साहब? कहते हुए छोटू सामने आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही रमेश के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसकी नजरें छोटू के पैरों पर थी, जो बिल्कुल उल्टे और जले कटे थे। तुरंत सब कुछ छोड़कर कार की ओर भागा और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगा। आखिर वो सब क्या था? वो लोग कौन थे? अनगिनत सवाल मन में चल रहे थे। ये सब सोचते हुए वो अपने नए शहर पहुंच गया और चैन की सांस ली। पहुंचकर सबसे पहले सुबह सुबह अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पहुंचा। वो क्राइम अखबार का रिपोर्टर था। रमेश उसे सारी बातें बताने ही वाला था, पर सुरेंद्र ने उसे आराम से बैठने की सलाह दी। कुछ देर आराम से बैठने के बाद एक अखबार के बंडल के सबसे पहले जो अखबार था, जो कि 3 साल पुरानी थी, उस पर नजर गई। उस अखबार को देखकर वो हैरान था और सुरेंद्र से अखबार का वो पन्ना देने की गुजारिश करने लगा। अखबार पढ़ने के बाद रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो दोनों हाथों से अखबार को पकड़े हुए बिल्कुल एकटक मुंह खोलकर अचंभित होकर सामने दीवार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ जनाब, कहाँ खो गए? सुरेंद्र ने आंखों के सामने हाथ फेरते हुए कहा। नींद टूटी और हाथ में रखे अखबार को दिखाते हुए, कल मैं यहाँ गया था और इन लोगों से भी मिला था। जिसके बाद रमेश ने उसे पूरी बात बता दी। अखबार के हेडलाइन में लिखा था, एक कार के अचानक सिलेंडर पर लगी ठोकर से हादसा, ढाबे में भीषण आग, 15 लोगों की मौत। सुरेंद्र सब समझ गया, क्योंकि आते जाते ऐसी घटनाएं बहुत से लोगों से सुनने को मिली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।